और आज राजनीति की शुरुआत करेंगे दिल्ली को दंगे की आग में झुलसाने वाली साजिश वाली खबर के साथ। दिल्ली में क्या हुआ, कैसे पत्थरबाजी हुई, यह आप सब ने देखा, लेकिन दिल्ली में अतिक्रमण हटाने को लेकर के अभियान को कट्टरपंथी सोच के जहर के साथ शक्ल दी गई दंगा जैसा करने की। पुलिस को टारगेट किया गया, वो तस्वीरें आपने दी, लेकिन अब वो सबूत सामने आ रहे हैं जिनको अफवाह को हथियार बना करके मुसलमानों को बरगलाया गया। दिल्ली के तुर्कमान को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसे ही नफरती लोगों के खिलाफ अब इंतजाम किया जा रहा है योगी स्टाइल। नाम सलमान खान, लंबी कदकाठी, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, दिमाग में कट्टरपंथी सोच और दिल में नफरत। लेकिन अब दिल्ली में दंगे की साजिश रचने वाला ये गुनहगार एक्सपोज हो चुका है। तुर्कमान गेट पर हिंसा कैसे सुनियोजित साजिश थी, जी न्यूज के पास इसके पुख्ता सबूत है और इस सबूत ने सलमान को बेनकाब कर दिया। दिल्ली में कानूनी कार्रवाई पर कैसे इस देशद्रोही के सीने पर सांप लौट रहे हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर की आहट मिलते ही सलमान की जुबान जहर उगलने लगी। मकसद साफ था, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना, राजधानी की शांति भंग करना और पुलिस प्रशासन के काम में रुकावट डालना। सलमान ने अपने इंस्टाग्राम पर इस बात का जिक्र किया कि मस्जिद को तोड़ी गई, और ये मस्जिद की तस्वीरें देखिए जहां पर मस्जिद को कहीं से टच नहीं किया गया है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जी न्यूज़ बार बार कल से आपको बता रहा है कि मस्जिद के किसी हिस्से को नहीं तोड़ा गया, मस्जिद पूरी तरीके से ठीक है। लेकिन सलमान ने झूठ बोला कि मस्जिद और दरगाह को तोड़ गए। दूसरी झूठ की वहां के लोगों को चोट आई। चोट सिर्फ पुलिसकर्मियों का आई, 7 पुलिसकर्मियों को चोट आई है, ना कि कोई यहाँ पर जो पत्थरबाज थे किसी को ऐसी चोट नहीं है, ना स्थानीय लोगों को चोट आई। तो ये दो झूठ बोलकर लगातार लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। अपनी नफरती साजिश को अंजाम देने के लिए सलमान ने अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने की ताकत को हथियार बनाया। दरअसल सलमान के इंस्टाग्राम पर 23 लाख से ज्यादा और फेसबुक पर 3,55,000 फॉलोअर्स हैं। यानी सोशल मीडिया पर सलमान को सुनने वालों की तादाद अच्छी खासी है। यही वजह है कि इधर सलमान ने मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई और उधर करीब 150 उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया, पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया, देश की राजधानी में कोहराम मचा दिया। जी न्यूज की पड़ताल में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जब तुर्कमान गेट पर हिंसा हुई तब उपद्रवी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थे। इंस्टाग्राम पर भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे थे, मुसलमानों को भड़काया जा रहा था, कुर्बान होने जैसी बातें की जा रही थी। साफ कहा जा रहा था कि मुंह छिपाकर जो कर सकते हो करो। दरअसल सलमान का इस इलाके में रुतबा था, वो मुसलमानों का मसीहा बनकर उनके बीच जाता था। यानी सलमान ने अपने इन्फ्लुएंसर होने का इस्तेमाल किया ताकि लोगों को भड़का सके। और उसकी कही बात जब लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर सुनी, देखी, तो वो भड़के और सबने मिलकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। लेकिन अब दिल्ली की कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाले सलमान का इलाज करने की तैयारी शुरू कर दी गई, और वो भी यूपी के सीएम योगी के स्टाइल में। यानी करतूत सामने आने के बाद जो सलमान फरार चल रहा है, पहले उसका और उसके गुरुओं का पोस्टर छपेगा, फिर सलमान कहीं भी छिपा हो पुलिस की बुलेट के निशाने पर जरूर आएगा, और आखिर में उसकी नापाक साजिशों का अंत उसी बुलडोजर स्टाइल से होगा जो पूरे देश में फेमस है। दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ यूट्यूबर सलमान की तलाश तेज कर दी है। वहीं उस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी पता लगाया जा रहा है जिससे लगातार मैसेज फॉरवर्ड हो रहे थे, और दिल्ली को दहलाने वाले हर एक शख्स का पूरा हिसाब करने की फुल प्रूफ तैयारी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वालों में सलमान एक कड़ी है। इसके इशारे पर जिन्होंने दिल्ली पुलिस पर पथराव किया, पत्थर बरसाए, उनके भी नाम एक एक करके सामने आ रहे। मैं इन पत्थरबाजों के घर की रिपोर्ट दिखाता हूं आपको कि जब हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स जब इन पत्थरबाजों के घर पहुंचे तो क्या सामने आया। तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक अदनान है। ये वाला? जी जी। अच्छा, इसको ढूंढते हुए पुलिस आई थी? जी। अब मैंने पूछा भी भाई आप कैसे आए, क्या बात है? कहने लगे जरा अदनान के वालिद साहब हैं, आप बुला दीजिए उनको। मैंने बुला दिया और वो कहने लगा जरा नीचे आ जाओ, बात करनी है। वो बात करते करते कहने लगे हम अभी 10-15 मिनट में ही आ जाएगा। कितने बजे पता चला आपका बच्चा कहाँ है, कुछ पता चल पाया है? पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है? नहीं, हम तो घूमते रहे, चांदी महल थाने में गए, बस अब हमें देवानी जेठानी हम पूछा, वो कहना कोई नहीं, तुर्कमान पे गए, चौकी में तो बैरिकेड लगे हुए थे, उन्होंने मना कर दिया। ये जो है भीड़ में शामिल था, इस वजह से पकड़ लिया? भीड़ में शामिल नहीं थे, मेरे बच्चे बहुत शरीफ हैं, आप पूरे मोहल्ले से इंक्वायरी कर लीजिए।
मोहम्मद अरीब के बारे में हमने तलाशी शुरू की यहाँ से, और जो जानकारी मिली वो जानकारी बेहद दिलचस्प थी कि मैं अरीब के भाई तक पहुँचा और अरीब के भाई से पता चला कि इस इलाके में कल जो वारदात हुई थी, बीती रात जो वारदात हुई थी, उसके बाद से वो अपने घर से लापता है। इस वक्त अरीब घर पर नहीं है, ये कहना है अरीब के भाई आसिफ का। इलाके के लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि जब घटना घट रही थी उस जगह, उस स्पॉट पर वो मौजूद था। दिल्ली में दंगों की जो प्लानिंग की गई उसे वक्त रहते संभाल लिया गया, काबू कर लिया गया, और अब वीडियो एविडेंस के आधार पर एक एक नफरती के चेहरे को सामने लाया जा रहा है। तुर्कमान गेट पर पूरी सिक्योरिटी के बीच अतिक्रमण को खत्म किया गया। बुलडोजर एक्शन ने कट्टरपंथी की हर साजिश को मिट्टी में मिलाया। दिल्ली की सड़कों पर बिखरे ये ईंट पत्थर दंगे वाली साजिश की गवाही दे रहे हैं। मस्जिद बचाने के नाम पर जो नफरती साजिश फैलाई गई, उसने दिल्ली की सर्द रात में हिंसा की आग भड़का दी। लेकिन करीब 48 घंटे बाद दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ फिर बुलडोजर एक्शन हुआ। रात जिस इलाके को कट्टरपंथियों ने ईंट पत्थरों से दहलाया था, उसी फैज़े इलाही मस्जिद के पास फिर से अतिक्रमण को बुलडोजर से हटा दिया गया। पथराव की नापाक प्लानिंग के बाद दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका छावनी बना हुआ है। गुरुवार को जब दोबारा फैज़े इलाही मस्जिद के सामने सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के लिए एमसीडी की टीम पहुंची तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि पहले राउंड की कार्रवाई के दौरान जो हालात बने थे वो दोबारा ना हो। बुलडोजर एक्शन के राउंड 2 में सबसे पहले बचे अतिक्रमण के बाहरी हिस्से को बुलडोजर से ढहाया गया और इसके बाद पूरे हिस्से को मलबे में तब्दील कर दिया गया। क्या वो हिस्सा जो बारात घर का हिस्सा था, डिस्पेंसरी का हिस्सा है, उसे यहाँ पर पॉपलिन मशीन के जरिए गिराया जाता, क्योंकि कल मलबा काफी ज्यादा था जहाँ पर मशीनें ऊपर आ नहीं सकती थी, इसलिए इस हिस्से को छोड़ दिया गया था। लेकिन आज इस हिस्से को एक बार फिर से जमींदोज किया जा रहा है। वो हिस्सा जो कल नहीं तोड़ा गया था, उन हिस्सों को अभी फिलहाल तोड़ा जा रहा है। दिल्ली में अफवाह गैंग और पत्थरबाजों की साजिश को एक्सपोज करती इन तस्वीरों को देखिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुर्कमान गेट इलाके में पत्थरबाजी की। हिंसा के 3 नए वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी एक एक चेहरे की तलाश में जुट गई है। दिल्ली हिंसा से जुड़े एक सीसीटीवी वीडियो में उपद्रवी पथराव करते साफ नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों ने अपना मुंह ढका हुआ है तो कुछ फोन पर बात करते दिख रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे हर एक चेहरे की पुलिस ने पहचान और तलाश शुरू कर दी। हिंसा से जुड़ा एक और वीडियो सबूत है, जिसमें आधी रात मस्जिद को लेकर फैली अफवाह पर इलाके के मुस्लिम युवा हाथों में पत्थर और लठ लेकर पुलिस से भिड़ने निकल पड़े थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस काफी दूर खड़ी है, लेकिन इन लोगों के दिमाग में नफरत इस कदर भरी जा चुकी थी कि इनके हाथ पत्थर फेंकने में कोई कोताही नहीं बरत रहे थे। हिंसा के दौरान पुलिस के बॉडी कैम में रिकॉर्डेड वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस का एक्शन साफ दिख रहा है। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि बुलडोजर मस्जिद के पास नहीं गए, बुलडोजर सिर्फ अतिक्रमण को तोड़ता दिख रहा है। अब इन तमाम वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन उपद्रवियों में ज्यादातर की उम्र 20 से 30 साल के बीच है। वहीं सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाने और भड़काने वाले 10 लोगों के नाम भी पुलिस ने शॉर्टलिस्ट किए हैं। आज हमने 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है, जो सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे अभी वी विल पुट लीगली जो कार्रवाई इनके खिलाफ होगी। दिल्ली में पत्थरबाजी की तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि कट्टरपंथी सोच वाले चंद लोगों ने शहर के मुस्लिम युवाओं को टारगेट करके राजधानी को अशांत करने की बड़ी साजिश रची और अब दिल्ली को दहलाने वाले हर एक शातिर का पूरी तसल्ली से इलाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात संभल की, जहां कब्जा गैंग पर योगी फोर्स डबल स्ट्राइक कर रही। पहले सरकारी जमीन पर जो मस्जिद बनी, जो मजार बने, जो मकान बने, उनको बुलडोज किया गया, जिसकी तस्वीर मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और अभी ऐसे ही लोगों पर, कब्जाधारियों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी है। संभल के दादा मियां भी बुलडोजर की जद में हैं। देखिए जरा जी न्यूज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। अवैध गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा। संभल में भाईजान के अवैध साम्राज्य को बाबा का बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। कब्जा की हुई जमीन पर बने मस्जिद, मदरसे और मजार को मिट्टी में मिला रहा है।
2025 में जो बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई वो 2026 में और रफ्तार पकड़ चुकी है। पिछले एक हफ्ते के भीतर पीला पंजा संभल में करोड़ों का अवैध कब्जा मुक्त कर चुका है, मगर अब योगी फोर्स ने संभल के कब्जा गैंग पर डबल एक्शन लेने का फैसला किया है। अब तक तो योगी फोर्स का पीला पंजा संभल में अवैध मस्जिद, मजार, मदरसे और कब्रिस्तान को जमींदोज कर रहा था, उन्हें मिट्टी में मिला रहा था, मगर अब ऐसी इमारतों के मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी जिन कब्जाधारियों ने सरकारी जमीन पर हक जमा लिया उन्हें अब जुर्माना भरना होगा। और संभल प्रशासन ने इसकी शुरुआत सलेमपुर सालार और हाजीपुर गांव से की है। यहाँ सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा था, जहाँ मस्जिद, मदरसा, मैरिज हॉल और मकान बने हुए। संभल प्रशासन ने पहले बुलडोजर से अवैध कब्जा हटाया और फिर आरोपियों पर 75 लाख का जुर्माना लगाया। लगभग 75 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया है। इनके विरुद्ध आरसी जारी की जा रही है और इसकी जो है एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसकी वसूली सुनिश्चित की जाएगी। योगी फोर्स की इस कार्रवाई से संभल का कब्जा गैंग खौफ में है, क्योंकि इतने साल से संभल के भाईजान मुफ्त में सरकारी संपत्ति का लुत्फ उठा रहे थे, मगर अब उन्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा। प्रशासन के मुताबिक जिन अवैध इमारतों को ध्वस्त किया गया उनमें सलेमपुर सालार और हाजीपुर गांव में मदीना मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को 9 लाख और मदरसा कमेटी को 51 लाख का जुर्माना देना होगा, जबकि राया बुजुर्ग गांव में ध्वस्त की गई मस्जिद की कमेटी पर 6 लाख, मैरिज हॉल संचालक पर 6,40,000, सरकारी तालाब पर मकान बनाने वाले भाईजान पर 1,04,000 का जुर्माना लगाया गया है। मगर संभल के भाईजान की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ अवैध मदरसों और मस्जिदों की लंबी फहरिस्त है। अब संभल की हजरत दादा फखरुद्दीन शाह चिश्ती की सैकड़ों साल पुरानी दरगाह भी बाबा के बुलडोजर की जद में आ गई है। संभल प्रशासन की जांच में दादा मियां की दरगाह और मस्जिद, कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई और प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि दरगाह कमेटी के पदाधिकारी इसे लखनऊ के सुन्नी वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड बता रहे हैं। हमने ये बताया गया कि नाम लखनऊ से रजिस्ट्रेशन है इसका सुन्नी वक्फ बोर्ड से, और ये गोरा गरीबा कब्रिस्तान है, इसमें सभी लोग दफन होते हैं और मजार पे हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं। लेकिन संभल के भाईजान की ये दलील काम नहीं आने वाली है, क्योंकि योगी का क्लियर मैसेज है, जो अवैध है वो टूट कर रहेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब मैं आपको दिखाता हूं उत्तर प्रदेश के अपराधियों में योगी फोर्स के खौफ की तस्वीर क्या है। कानपुर में एक महिला पुलिसकर्मी से लूट करने वाले बदमाश ने खुद थाने में सरेंडर किया। इस तरीके से बदमाश को लेकर के गया, वो डरा हुआ था कि कहीं पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे। ये क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होने की नीति का नतीजा। अब दोबारा गलती आप करते हैं, कान पकड़ो बाल के कुछ छुड़ा देंगे, नहीं दिखाई पड़ेगा इधर, अब नहीं दिखाई पड़ेगा ना, भाग जाएगा, छोड़ देगा कानपुर, कहाँ भागेगा, मुंबई बस कहाँ चाहिए, यही कुछ यहाँ छेड़ आगे चाहिए, सही बताओ कहाँ चाहिए। सुना आपने, योगी राज में अपराधियों में कैसा खौफ है। अपराधी योगी फोर्स और एनकाउंटर के नाम से ही कैसे थर थर कांप रहे हैं। अपराधी खुद ही थाने आकर सरेंडर कर रहे हैं, जेल में डालने की गुहार लगा रहे हैं और दोबारा अपराध न करने की कस्में खा रहे हैं। कानपुर पुलिस के सामने कान पकड़कर माफी मांगते इस लुटेरे का नाम शयान मिर्जा है। इसने योगी फोर्स को चैलेंज कर महिला पुलिस का ही पर्स छीन लिया था, लेकिन यूपी पुलिस के नाम पर 10 दिन में ही इसकी ऐसी हवा निकली कि एनकाउंटर के डर से परिवार के साथ थाने में हाजिर हो गया। कहने लगा, साहब अब मुझे लंगड़ा मत करना, कानपुर तो क्या यूपी छोड़कर चला जाऊंगा। अब दोबारा गलती आप करते हैं, कान पकड़ो बाल के कुछ छुड़ा देंगे, नहीं दिखाई पड़ेगा इधर, अब नहीं दिखाई पड़ेगा ना, भाग जाएगा, छोड़ देगा कानपुर, कहाँ भागेगा, मुंबई बस कहाँ चाहिए, यही कुछ यहाँ छेड़ आगे चाहिए, सही बताओ कहाँ चाहिए। दरअसल कानपुर के इस अपराधी ने सीएम योगी के उस ऐलान को गौर से सुना था जब उन्होंने अपराधियों को यूपी छोड़ने की चेतावनी दी थी। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। योगी की बात मानते हुए इस अपराधी ने सरेंडर तो कर लिया, लेकिन योगी फोर्स इसे छोड़ने वाली कहां थी।
पुलिस लुटेरे शयान मिर्जा को उसी जगह ले गई जहां उसने महिला कांस्टेबल का पर्स लूटा था। करीब 1 किलोमीटर तक उसका जुलूस निकाला और यहां भी वो कान पकड़कर माफी मांगता रहा। महिला का जो ब्लूटूथ था, जो मोबाइल था, बाकी जो उसका था वो बरामद हुआ। ऑलरेडी पहले एक जला गया है, उससे बरामद हुआ था। स्कूटी भी बरामद हुई थी, तो ये जो चीज थी वो बरामद हुई। यूपी में साल 2026 में किसी अपराधी का ये पहला जुलूस है जिसे देखकर दूसरे अपराधी भी कांप उठे होंगे, क्योंकि योगी फोर्स पहले वार्निंग जरूर देती है मगर इसके बाद भी जो अपराधी चैलेंज करता है तो उसका बुलेट से हिसाब कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साल 2026 कैसे उत्तर प्रदेश में अपराधियों का काल साबित होने वाला है, ये उसी की तस्वीर में दिखा रहा हूं। 1 हफ्ता पूरा होने को है, इसका ट्रेलर दिखाई पड़ रहा। अब तक 24 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। गौ तस्कर भी शामिल है, उसमें बाकी अपराधी भी हैं, उसमें छेड़खानी करने वाले भी हैं। यानी पुलिस को जो चैलेंज कर रहा है, कानून व्यवस्था को जो खराब करने की कोशिश कर रहा है, बुलेट से हिसाब हो रहा है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। राम और कृष्ण के देश में गौ हत्या को हम कतई नहीं होने देंगे। एक गौ तस्कर 1 लाख लंगड़ा रहा है। दूसरा गौ तस्कर अलाउद्दीन जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ा रहा है। महिला के घर गोली चलाने वाला बुलेट खाकर पुलिस के कंधों के सहारे चल रहा है। यूपी में योगी राज में गौ तस्कर हो या गोलीबाज या फिर माफिया या हिस्ट्री शीटर, किसी को बख्शा नहीं जाता। योगी फोर्स के पास सबके लिए एक ही इलाज है, बुलेट। संत कबीर नगर, गाजियाबाद, हापुड़, शामली से औरैया तक बिना भेदभाव के अपराधियों का इलाज जारी है। एनकाउंटर के बाद अपराधी बाकायदा गुनाह से तौबा करते और एक पैर पर लंगड़ाते नजर आ रहे हैं। संत कबीर नगर की ये तस्वीर देख लीजिए। पुलिस के कंधों पर लंगड़ी खेल रहे इस शातिर का नाम इखलाक है, जो कि गौ तस्कर है, और इसका साथी अलाउद्दीन जमीन पर लेटकर जान की भीख मांग रहा है। दोनों न जाने अब तक कितने गौवंशों की जान ले चुके होंगे, लेकिन जब खुद की जान पर आई तो कराह रहे हैं। ये दोनों अपराधी गौवंश काट रहे थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने योगी फोर्स पर फायरिंग कर जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी, जबकि बाकी मौके से फरार हो गए। इसके पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और गौवंश के अवशेष बरामद हुए हैं। योगी फोर्स ने सिर्फ गौ तस्करों का इलाज नहीं किया, बल्कि महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को भी लंगड़ा बना दिया। शामली में महिला के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। ये कई दिन से फरार चल रहा था, मगर जब योगी फोर्स से सामना हुआ तो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहा। इसके अन्य 3 साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी काम्बिंग की जा रही है। घायल को अस्पताल भेजा गया है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर गाजियाबाद, हापुड़ और औरैया में भी बीती रात ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। इस दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर यूपी के अलग अलग जिलों में दर्जनों केस दर्ज थे। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि 2026 भी यूपी के अपराधियों के लिए काल साबित होने वाला है, जिसका ट्रेलर योगी फोर्स ने नए साल के पहले हफ्ते में ही दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोलकाता में आईपैक कंपनी के दफ्तर और उसके मालिक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। आईपैक कंपनी इस दफा टीएमसी के आईटी सेल का काम भी कर रही। प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं, और इसी कार्रवाई पर ममता बनर्जी भड़की और टीएमसी ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल में विरोध का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है। राजधानी कोलकाता में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया जब ईडी ने आईपैक चीफ प्रतीक जैन के घर और आईपैक दफ्तर पर छापेमारी की। छापेमारी की खबर मिलते ही ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर जा पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री के तेवर बेहद तल्ख थे। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया। आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके आप सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग।
दरअसल आईपैक कंपनी के मालिक और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। ये कार्रवाई कोयला घोटाले से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में हुई है। सीएम ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस से फाइल और लैपटॉप लेकर निकली। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज व हार्ड डिस्क लेकर जा रही हूँ। मुख्यमंत्री ममता ने ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी पर हमला बोला। वहीं बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता पर सरकारी एजेंसियों के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। ममता और मोदी के रिश्तों की तलखी नई नहीं है। जब भी केंद्रीय एजेंसियां जांच के लिए बंगाल पहुंचती हैं, ममता बनर्जी बिफर जाती हैं। अब की बार का टीएमसी वर्सेस बीजेपी का वार पलटवार बता रहा है कि ये तो विधानसभा चुनावों के पहले की सियासी तपिश है। अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बयानबाजी 15 जनवरी को होने वाले महाराष्ट्र निकाय चुनाव की वजह से, जिसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज महाराष्ट्र के अंदर तैयार हैं और हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए प्रचार तक किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की बौछार एक तरफ हो रही है तो दूसरी तरफ खूनी खेल शुरू हो गया है। शिंदे गुट के नेता पर जानलेवा हमला किया गया तो वहीं अकोला में कांग्रेस नेता की दिन दहाड़े हत्या तक कर दी गई। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में खूनी खेला की दो तस्वीरें देखी। एक तरफ शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी को प्रचार के दौरान चाकू घोंप दिया गया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्ला की चाकू मारकर हत्या कर दी। एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर हमला उस समय हुआ जब वो मुंबई के बांद्रा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। हमलावर ने उसी दौरान चाकू घोंप दिया। आनंद फानन में सलीम कुरैशी को समर्थकों ने स्कूटर से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुंबई पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश कर रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई। वहीं महाराष्ट्र इकाई के उपाध्यक्ष हिदायतुल्ला पटेल पर चाकू से हमला कर दिया था। इलाज के दौरान उन्होंने आज दम तोड़ दिया। यह हमला उस समय हुआ जब वो अकोला की मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। तभी पहले से घात लगाकर बैठे हमलावर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। उनके गर्दन और सीने पर गहरे जख्म आए, जिसके बाद हिदायतुल्ला लहूलुहान हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के दौरान चुनावी रंजिश में हमले की ये पहली वारदात नहीं है। हालिया मामलों की बात करें तो अकोला में महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। बांद्रा में शिंदे गुट के नेता सलीम कुरैशी को चाकू घोंपा गया। संभाजीनगर में एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील पर हमला हुआ। वहीं पुणे में शिंदे गुट के 2 उम्मीदवारों की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। ये सब कुछ तब हो रहा है जब महज एक हफ्ते बाद यानी 15 जनवरी को महाराष्ट्र में 29 लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं। मगर उससे पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति का रक्त चरित्र सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात घाटी में जारी ऑपरेशन ऑल आउट की, जहां आतंकियों पर डबल अटैक किया जा रहा है। कठुआ में कल से आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। सेना ने जैश के 4 आतंकियों को घेर रखा है, यानी उनके खात्मे का वक्त अब लॉक हो चुका है। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट। मुनीर की साजिश होगी नाकाम। ध्वस्त हुए आतंकी ठिकाने। कठुआ में जैश के मोहरे घिरे। जम्मू कश्मीर से आतंक के सफाए और पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है। एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर से आतंकियों की घुसपैठ को लेकर सेना अलर्ट है, तो दूसरी तरफ कठुआ में दहशतगर्दों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। कठुआ के जंगलों में कल से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। रात भर रुक रुक कर फायरिंग होती रही। जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो एक ड्रिल है वो की जा रही है कि किस तरह से उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करना है। और इसी तरह की जो ऑपरेशंस हैं वो एनर्जी कई बार यहाँ पर कामयाब ऑपरेशन कर चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो आतंकियों को ढेर करने के लिए यहाँ पर काम करता है, वो भी कहीं ना कहीं लगातार इनके साथ इस ड्रिल में यहाँ पर शामिल है। एंटी फिदाइन ड्रिल हीरानगर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं और उन्हें ढेर करने के लिए ये ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने इलाके में 3 से 4 आतंकियों को घेरा है, जबकि मुठभेड़ में एक आतंकी के घायल होने की खबर है। सभी दहशतगर्द पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं।
ये पूरा इलाका इस वक्त भारतीय सेना के जो जवान हैं उनके द्वारा घेरा हुआ है और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और इसी तरह के इलाके की अगर नीचे आपको बात बताएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये इलाका है जहाँ पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जो है वो चल रही है। घने जंगल हैं, प्राकृतिक गुफाएं हैं, बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पर हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर भारतीय सेना के जवान जो है उन्होंने इस पूरे इलाके को घेर लिया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो आतंकी हैं उन्हें यहाँ से जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना के कमांडो भी लगे हैं। जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया, जहां आतंकियों के खाने पीने और दूसरे सामान बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद से ही पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं। मुनीर के गुर्गे सीमा पार के लॉन्च पैड पर रेडी हैं, लेकिन भारतीय सेना आतंकियों की हर साजिश को नाकाम कर रही है। जम्मू से रवि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात पाकिस्तान के मुंगेरी लाल ख्वाजा आसिफ के हसीन सपनों की। मिर्जा गालिब का शेर है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा। आजकल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पूरी शिद्दत के साथ दिल और जुबान में उतार चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान के इस भुलक्कड़ और बड़बोले मंत्री ने एक और ख्याल पुलाव परोसा है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क है जिसके नामों की लंबी फहरिस्त दुनिया भर में मशहूर है और हालात ऐसे हैं कि आवाम को भी इन्हीं नामों के साथ दुनिया से रुखसत होने का पूरा एतबार है। लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सियासतदानों का हौसला इस कदर हाई है कि वो रातों रात पाकिस्तान को अमेरिका बनाने का ख्वाब देख लेते हैं और बेशर्मी ऐसी कि खुलेआम इसका ऐलान भी कर देते हैं। और अब इसी रवायत को आगे बढ़ाया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने। जनाब, आपको क्या, इंटरव्यू लेने वाले पाक पत्रकार हामिद मीर से लेकर पाकिस्तान की मूर्ख आवाम तक का सिर घूमा हुआ है। दरअसल ख्वाजा आसिफ जिस ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं वो फाइटर जेट GF-17 को लेकर है। पाकिस्तान ने हाल ही में अजरबैजान और लीबिया के साथ GF-17 लड़ाकू विमान बेचने की डील की है और पाकिस्तान का दावा है कि बांग्लादेश भी GF-17 फाइटर जेट खरीद सकता है। और जैसे ही GF-17 फाइटर जेट की सारी डील के पैसे मिलेंगे, पाकिस्तान IMF का सारा कर्जा चुका देगा। यानी जो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, अरब, चीन, तुर्की और ना जाने दुनिया के किन किन देशों के फेंके टुकड़ों पर जिंदगी बसर कर रहा है, वो चंद फाइटर जेट बेचकर IMF का तकरीबन $9 बिलियन का कर्जा यूं ही चुका देगा और लोन फ्री हो जाएगा। अब ख्वाजा साहब के हसीन ख्वाब पर क्या ही कहा जाए। ख्वाजा साहब के आंकड़े वैसे भी कभी दुरुस्त होते नहीं, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो चलने के लिए कर्ज लेता है और फिर कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेता है। चलिए आंकड़ों की ही बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पर कुल कर्ज $256 बिलियन यानी 21.6 लाख करोड़ रुपए का है। 21.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पाक की GDP का 67% है। चीन ने पाक को कुल $30 बिलियन से ज्यादा का कर्ज दिया है। वर्ल्ड बैंक का कर्ज 51.85 बिलियन से ज्यादा का है। ADB यानी एशियाई विकास बैंक ने भी 15.9 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तान को दे रखा है। और जहां तक बात IMF से कर्ज लेने की है, तो पाकिस्तान के लोग ही अपने सियासी धुरंधरों की पोल खोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जिस GF-17 लड़ाकू विमान को बेचकर पाकिस्तान को मालामाल बनने का सपना दिखा रहे हैं, उसकी हकीकत ये है कि GF-17 लड़ाकू विमान भले ही पाकिस्तान बनाता है, लेकिन इसका करता धरता चीन है। ऐसे में अगर कोई देश इस फाइटर जेट की डील कर भी रहा है तो वो पाकिस्तान की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि वो डील चीन की वजह से कर रहा है। GF-17 फाइटर जेट खरीदने वाले देश पहले चीन का भरोसा ले रहे हैं कि वो फाइटर जेट के तमाम पुर्जों के आगे भी सप्लाई करता रहे, क्योंकि GF-17 में लगने वाले हथियार से लेकर रडार और दूसरे उपकरण पाकिस्तान नहीं बनाता। इसलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को नींद से जागने की सख्त जरूरत है। वैसे ये पाकिस्तान है जहां नेता इसी तरह की बकवास करके अपनी जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया भर में साजिशों के लिए बदनाम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक और करतूत सामने आई, जिसमें अमेरिका और बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान बेच डाला गया। व्हाइट हाउस के दरवाजे तक पहुंचने के लिए आसिम मुनीर ने करोड़ों अरब डॉलर खर्च किए और अब पाकिस्तान में ही बेइज्जती का शिकार हो रहे हैं। जिहादी जनरल के खिलाफ हल्ला बोल, जालिम मुनीर पर भड़की आवाम। पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का कसूरवार है तो सिर्फ मुल्ला मुनीर। मुनीर की साजिशों के जाल में फंसकर पूरा मुल्क भूखा प्यासा तो मर ही रहा है। अब थोड़ा बहुत जो कुछ बचा है उससे भी पाकिस्तान की आवाम हाथ धो बैठेगी।
और उसकी वजह है ये इंटरनेशनल रिपोर्ट। अमेरिकी सरकारी दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद ने अपने हवाई अड्डों और आतंकी शिविरों को बचाने के लिए वॉशिंगटन से मदद मांगी थी। FARA दस्तावेजों से पता चला है कि पाकिस्तान ने लाखों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट और भुगतान किए, जिसके जरिए अमेरिकी कांग्रेस, कार्यपालिका, विचारकों और मीडिया को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही थी। और इसके लिए पाकिस्तान ने $9 लाख खर्च किए, यानी हर महीने अपनी पैरवी के लिए पाकिस्तान ने $50,000 फूंक दिए। ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट चाहिए था और उन्होंने नोबेल प्राइज की सिफारिश तक का सपना देख लिया था। उसी वक्त मुल्ला मुनीर ट्रंप को यह यकीन दिलाने में लगा हुआ था कि भारत के हमले के बाद अगर संघर्ष रुका है तो उसकी वजह सिर्फ ट्रंप है। करोड़ों खर्च करने के बाद अमेरिका की नीति में भी अचानक पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखने लगा। जो अमेरिका कभी पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहकर फंडिंग रोक चुका था, उसी अमेरिका ने आतंकिस्तान को अपना लाडला बना लिया। ट्रंप ने पाकिस्तान पर टैरिफ 29% से घटाकर 19% कर दिया, लेकिन ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान की लॉबिंग की वजह से। दरअसल पाक ने जिन लॉबिस्ट को हायर किया उनमें ट्रंप के पुराने बॉडीगार्ड शामिल थे। और आपको मैं ईरान की तस्वीर दिखाता हूं, जहां जेन जी खूनी क्रांति करता जा रहा है। खामनेई के सत्ता पर कंट्रोल पहले से लगातार घट रहा है। अब लग रहा है कि वो कंट्रोल बहुत जल्द हाथों से निकल जाएगा। खामनेई कमांडर को सरेआम गोलियों से भून दिया गया, खत्म कर दिया गया, कारों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। यही वीडियो वायरल भी है और एक खास संदेश भी दे रहा है। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के हाथ से देश पर कंट्रोल खत्म होने का सबसे ताजा वीडियो है। ये वीडियो बेहद चौंकाने वाला है। ऑटोमेटिक राइफल से कार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही हैं। सफेद रंग की कार तेजी से भाग रही है, गोलियों की बौछार से बचने की कोशिश कर रही है। हमलावर की गाड़ी पीछा कर रही है और इस बीच कार पर हमलावर फायरिंग झोंक रहा है। कार में बैठा है ईरान का एक कमांडर। यह आयतुल्लाह खामनेई का खास कमांडर है। गोलियों से बचने की कोशिश आखिरकार नाकाम हो जाती है। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आती है उसने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया है। कमांडर महमूद हकीकत पर आरोप था कि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बलूच समुदाय के लोगों पर सख्त कार्रवाई की थी। इसी वजह से कमांडर लंबे समय से विवादों में भी थे। इस हत्या की जिम्मेदारी सुन्नी जिहादी संगठन जैश अल अदल ने ली है। ये संगठन खुद को ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सुन्नी अधिकारों का रक्षक बताता है। इस संगठन का नाम जुनदल्ला हुआ करता था, लेकिन साल 2012 में इसका नाम बदल गया। नेशनल इंटेलिजेंस के वेबसाइट के मुताबिक इसे पीपल्स रेजिस्टेंस ऑफ ईरान भी कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में इसका ईरान के सुरक्षा बलों के साथ खूनी संघर्ष चल रहा है। जैश अल अदल ने ईरान में कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। कमांडर महमूद हकीकत की हत्या के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन ईरान में हालात दिनों ब दिन खराब होते जा रहे हैं। जैश अल अदल जैसे संगठन तो सिर दर्द हैं ही, ईरान की जनता भी आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। अश्क ने शहर में जबरदस्त प्रदर्शन का दौर जारी है। म्युनिसिपल बिल्डिंग में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी गिरती मुद्रा, रियाल, महंगाई और खामनेई की दकियानूसी विचारधारा के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सुरक्षा बलों को ऑर्डर दिया है कि आर्थिक मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन ईरान की आक्रोशित आवाम पर इस ऑर्डर का कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। लोग चाकुओं या कुल्हाड़ियों से लैस होकर पुलिस थानों और सैनिक ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। ईरान में 11 दिनों से खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। ईरान की मौजूदा सरकार ने अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक जन आंदोलन मानने से इनकार कर दिया है। इसे विदेशी साजिश बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।